हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल डिपेंड ऑन ब्लैंक स्पेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नेचर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये है आपका बेटा रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी एक ही बात है, रेजिस्टिविटी रो। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखा था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ओम्स लॉ का। इट वाज m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, n इज नंबर डेंसिटी था, n वाज नंबर डेंसिटी, राइट। e जो था वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ जो था वो बेटा था रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम था टाउ। m जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस पर डिपेंड करता है, सही बात है, और नंबर डेंसिटी जो है नंबर डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कांस्टेंट है हर मटेरियल के लिए, सारे मेटल्स के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेकिन नंबर डेंसिटी जो है वो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि यहाँ पे n जो है नंबर डेंसिटी मस्ट बी द आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका नंबर डेंसिटी, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बैटरी है बेसिकली, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला सोर्स है जिसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब मेटल प्लेट्स, प्लेट से है ना, प्लेट्स, दो प्लेट्स होती हैं बैटरी में, सेल में, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। तो उसमें कहा गया है कि इस बैटरी का, इस सेल का, इस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स का शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी डिवाइस है, कोई रजिस्टर है या कोई बैटरी है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आगे आप पढ़ेंगे और भी, जैसे कैपेसिटर तो पढ़ लिया है, इंडक्टर है, तो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यदि उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बिना कोई रेजिस्टेंस लगाए, बिना किसी रेजिस्टेंस के उसके दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उस बनने वाले सर्किट को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यदि हम जीरो रेजिस्टेंस के वायर से किसी डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं तो हम उस बनने वाले सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और ये शॉर्ट सर्किट ही आपने सुना होगा, बहुत बार न्यूज़ में खबर छपती है, न्यूज़ आती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस घर में आग लग गई, इस दुकान में आग लग गई, तो वही ये शॉर्ट सर्किट है। तो मान लीजिए इस बैटरी के केस में बात करूं कि ये बैटरी है, बैटरी का EMF E है, और यहाँ इस सर्किट का रेजिस्टेंस है 0 के बराबर। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, E अपॉन R। तो R की वैल्यू यदि 0 के करीब है, तो ये R की वैल्यू यदि 0 के करीब है, बहुत छोटी है या ऑलमोस्ट 0 है, तो करंट की वैल्यू जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिनोमिनेटर बहुत कम होने से ये ओवरऑल क्वांटिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ही हाई करंट फ्लो होने से जो हमारा कंडक्टर होता है वो मेल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होती है। तो इसलिए जो शॉर्ट सर्किट है ये बहुत ज़्यादा लीथल कभी कभी साबित हो जाती है। तो समझ गए कि जीरो रेजिस्टेंस का वायर, नो रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा नो रेजिस्टेंस। याद रखें शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट,
क्वेश्चन में दिया है कि एक बल्ब है और उस बल्ब के ऊपर लिखा है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। ये जो बेटा क्वांटिटी है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, इसको पावर रेटिंग कहा जाता है। दिस इज व्हाट पावर रेटिंग। तो इस पावर रेटिंग का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा स्पेसिफिकेशन है जो हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये इतना पावर जनरेट करने वाला है। तो ये बल्ब जो है ये 220 वोल्ट पर 100 वॉट पावर सप्लाई करने वाला है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 110 वोल्ट लगाने पर कितना पावर जनरेट करेगा। तो 110 के लिए हमें नहीं पता, लेकिन 220 वोल्ट यदि लगाएंगे तो 100 वॉट ये सप्लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो पहले जब भी आपको पावर रेटिंग दी जाती है तो आप उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालिए, बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रहने वाला है। चाहे आप कितना भी वोल्टेज लगाइए उस बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज एट 220 वोल्ट पावर generated is equal to 100 वॉट। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला, पावर क्या होता है बेटा, V²/R होता है। तो यहां से रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा V²/P, ठीक है। तो V कितना है आपके पास, 220 × 220, ये हो गया आपका V × V² डिवाइडेड बाय P कितना है बेटा आपका 100। सो ये 0 से 0, 0 से 0 और आपको मिलेगा R इज इक्वल टू 22 × 22 इज इक्वल टू 484। अब आप इस बल्ब का रेजिस्टेंस आपको मिल गया है, तो आप इस बल्ब के अक्रॉस कितना भी वोल्टेज लगाइए, अब हम पावर तो निकाल ही सकते हैं फॉर्मूले से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ 110 वोल्ट इज अप्लाइड across the same bulb, तो हम लिख सकते हैं कि जो नई पावर जो जनरेट करेगा ये बल्ब 110 वोल्ट पर, फॉर्मूला लगाएंगे V² डिवाइडेड बाय R। तो V कितना है बेटा 110 × 110 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 22 × 22। तो यहाँ से 11 से ये गया 10 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, 11 से ये गया 10 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, सो इट्स 25 वॉट। तो वोल्टेज हमने सिर्फ आधा किया है, पावर जो है वो 1/4 हो चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद है कि पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के अंदर जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो आसान हो जाएगा। एज कॉन्ट्रेरी टू द मेटल्स वेयर as we increase the temperature resistance also increases। so यहाँ पे पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा की, वो क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है वो होता है RT इज इक्वल टू R0 1 + अल्फा P - T0। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक। तो मेटल्स के लिए, मेटल्स यानी कि सेमीकंडक्टर्स, तो इनके लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है फॉर मेटल्स। फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। इस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है। ध्यान रखिएगा कि जो कंडक्टर हैं, जो मेटल्स हैं, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होता है।
तो अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। तो आंसर में लिख देंगे आप नेगेटिव। ठीक है, सिंपल था, याद रखें इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वेश्चन, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, उसको स्ट्रेच किया गया है। देखिए ये जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि लेंथ को चेंज कर दिया है, और कभी कभी दिया जाएगा कि उसकी लेंथ को स्ट्रेच करके बढ़ा दिया गया है ना। तो स्ट्रेच जब हम करते हैं किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाता है। वायर को हम खींचते हैं तो वायर और पतला हो जाता है। वायर के पतले होने का मतलब वायर की थिकनेस कम हो जाती है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। तो लेंथ को चेंज करने से क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा, और रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ मान लेते हैं L0 के बराबर है। इसका लेंथ है L0 और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं A, ठीक है, A0 ले लेते हैं। ये इनिशियल आपके पास सिचुएशन है और हमने इसको किया है स्ट्रेच करने से क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ जो है वो डबल हो जाती है। तो हमने जैसे ही स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई है, और लेंथ डबल होने के साथ साथ इसके एरिया पर भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा। तो इसकी लेंथ हो गई है 2L0, लेकिन इसका एरिया हमें नहीं पता कितना हुआ है। A डैश मैंने मान लिया, एरिया मान लिया A डैश। अब बेटा ये बात तो आप जानते हैं और मानते भी हैं कि वायर को हम स्ट्रेच कर दें तो उसके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसका वॉल्यूम जो है वो कंजर्व रहेगा। जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अभी भी रहेगा। तो मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग वॉल्यूम कंजर्वेशन, अप्लाइंग वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो पहले इनिशियल जो वॉल्यूम था वायर का और फाइनल जो वॉल्यूम है वायर का उसको इक्वेट कर देंगे, तो आपको मिलेगा A0 इंटू L0 बराबर 2L0 इंटू A डैश। सो L0 से L0 चला गया तो आपको मिलता है A डैश इज इक्वल्स टू A0 डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया जो है आधा हो गया है लेंथ को डबल करने से। ठीक बात है। अब हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पर दोनों पर डिपेंड करता है। पहले जो रेजिस्टेंस था 8 ओम था, पहले R0 की जो वैल्यू है वो 8 ओम है और बाद में जो रेजिस्टेंस है वो R डैश हो चुका है। तो मैं यहाँ पे R डैश R0 लिख सकता हूँ। R0 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, दिस इज नॉट डेंसिटी, दिस इज रेजिस्टिविटी, इनटू लेंथ कितना था L0, एरिया कितना था A0, इक्वेशन नंबर 1। और बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा, नॉट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी रो इनटू लेंथ 2L0 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना हो गया बेटा A0 बाई 2, हो गया आपके पास A0 डिवाइडेड बाई 2। सो इट विल बिकम 4 टाइम्स रो L0 डिवाइडेड बाय A0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा R0 डिवाइडेड बाय R डैश इज इक्वल टू इट विल बी 1/4। तो आपको यहाँ से मिलता है R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स R0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R0 और R0 है 8 के बराबर, तो हो जाएगा 32 ओम। 32 ओम। तो आप ये याद रखिए कि लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और थिकनेस जो है, क्रॉस सेक्शन जो है, उसको बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो जो लंबे वायर हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो मोटे वायर हैं उनका रेजिस्टेंस कम होगा। याद रखिए रियल लाइफ में भी इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। ठीक, लंबा वायर ज़्यादा रेजिस्टेंस, मोटा वायर कम रेजिस्टेंस। हेलो, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सेल है, उस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब उस सेल को 2 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू उस सर्किट में फ्लो होती है।
यदि उस रेजिस्टेंस को हटा के यदि हम दूसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं उस पर, उस सेम सेल के साथ, तो करंट की वैल्यू कुछ और हो जाती है। हमें इन दोनों रिलेशन से पता करना है कि कितना उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बैटरी बना दीजिए। बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए ई के बराबर है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर है। ठीक बात। इसको कनेक्ट करिए पहले 2 ओम के साथ, 2 ओम। और क्वेश्चन में कहा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस सेटअप में जो करंट फ्लो होता है दैट इज 0.9 एम्पियर। I1 की वैल्यू आती है 0.9 एम्पियर। ठीक। अब ये देखिए बेटा कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ इस सर्किट में लिख सकता हूँ कि जो करंट की वैल्यू है I1 दैट विल बी E/R+2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको मिल जाता है E इज इक्वल टू 0.9 इंटू R+2, इक्वेशन नंबर 1। सब क्लियर है? सिंपल, मैंने इन दोनों को सीरीज में कंबाइन किया और ओम्स लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। अब दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया है कि अब इस बैटरी से, सेम बैटरी से कनेक्ट किया गया है 7 ओम के रेजिस्टर को और तब करंट फ्लो होता है 0.3 एम्पियर। तो हमने अब की बार कनेक्ट किया है 7 ओम का रेजिस्टेंस और इस सर्किट में जो अब करंट फ्लो होता है I2 दैट इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ठीक है। अब ये और ये दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में हैं तो इनको कंबाइन कर देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और I2 की वैल्यू आ जाएगी आपको इस सर्किट में I2 इज इक्वल टू E/7+R। तो यहाँ से आपको मिल जाता है E इज इक्वल टू 0.3 इंटू R+7 या 7+R। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आपको मिलेगा E/E इज इक्वल टू 0.9R+2 डिवाइडेड बाय 0.3R+7। तो E से E गया, 3 से गया है 3 टाइम्स, तो आपको मिलता है R+7 इज इक्वल टू 3R+6। तो मिल जाएगा आपके 2R इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 0.5 ओम। 0.5 ओम हमारा होगा आंसर।